हेलो स्टूडेंट, जीत आयुष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगामी लेक्चरर मेंस का एग्जाम होगा इतिहास का, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही एक स्मार्ट पेपर बनाया है और उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मेरा तो मानना है कि इसमें से कई क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे ये पेपर चूंकि हिस्ट्री का पेपर है, जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, लेकिन बनाने का जो उद्देश्य है वो लेक्चरर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं राइट आंसर तक नहीं बताना, हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरानियों ने किया था, फिर यूनानियों ने यानी सिकंदर ने किया। तो ईरान में एक हकामनी प्रांत है और वहां के पारसिक होते थे, उन्होंने आक्रमण किया और उनका एक शासक था दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट के 3 अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में उसने यहाँ लिखवाए, जिनका नाम था बेहिस्तून, परसिपोलिस और नस्के रुस्तम। लेकिन वो पश्चिमोत्तर प्रांत में है और वही सा एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, तो वो भारत में नहीं है, तो इसलिए उनको काउंट नहीं किया जाएगा। उसकी उपाधि भी देवनाम प्रिय थी। अशोक ने उसी से प्रभावित होकर देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की और अभिलेख लिखवाए। तो एट प्रेजेंट भारत के सबसे प्राचीन जो अभिलेख वो अशोक के हैं, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे प्राचीन जो स्मृति है, बी आंसर है मनुस्मृति। ये जो मनुस्मृति है ये सुंग काल में लिखी गई और ये विधि से संबंधित है। विधि तो मनु भारत के अंदर हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो पहले विधिवेत्ता हुए। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के कल्चर में हम देखते हैं कि पहले इस्लामिक धर्मगुरु जो हुए हैं या कानून के व्याख्याकार हुए हैं, उनका नाम अबू हनीफा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। देखिए, अशोक अपने पहले शिलालेख में कहता है कि कल तक राज्य के रसोई में सैकड़ों पशु मारे जाते थे, आज 3 पशु मारे जाते हैं, मोर, 2 मोर और 1 मर्ग, और भविष्य में इनको भी नहीं मारा जाएगा। तो इसमें जीव हत्या का निषेध की बात करता है। लेकिन दूसरे अभिलेख में, ये तो पहला था, दूसरे अभिलेख में कहता है यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों के नाम गिराता है, चोल, पांड्यचेर, केरलपुत और सारीपुत, और कहता है कि मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाए, जो औषधि उपलब्ध नहीं थी मैंने वो यहाँ रखवाई थी। तो इसका आंसर आता है बी। तृतीय शिलालेख में रज्जुक्युक्त प्रादेशिक जैसे अधिकारियों के नाम आदि गिनाता है, तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, ये सियुकी जो है, ये जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, उसका भारत के अंदर यात्रा वृत्तांत है ह्वेनसांग। और ध्यान रखना है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट बिल ने किया था। बिल ने, जब ऑनलाइन आप मेरी क्लास हिस्ट्री की देख रहे होंगे तो वहां पर आपने देखा भी होगा कि ह्वेनसांग का जब नाम आता है तो मैंने उसको बिल्कुल आगे तक क्लियर किया। जैसे ह्वेनसांग ये भारत के अंदर जो आया था चीन से, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ये किसके दरबार में आया था। जनरली स्टूडेंट्स निशान लगाते हैं हर्षवर्धन, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये कामरूप का एक शासक होता था, कामरूप यानी आसाम, वहां का शासक भास्कर वर्मन था, उसके दरबार में आया और वहां से एक मित्रता का प्रस्ताव लेकर ये हर्षवर्धन के दरबार में आया और हर्ष के दरबार से दक्षिण भारत में एक पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसके दरबार में गया था। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो डी है, वो है ह्वेनसांग। फिर क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग का क्वेश्चन है, तो यहां कुछ एडिक्ट दिए हैं, तो ये एडिक्ट किस किस के हैं। देखिए, अगर हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो कलिंग का एक शासक था खारवेल, जो जैन धर्म का पोषक था, उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो पहले में क्या आएगा, ये यानी दूसरा, ये आ गया। फिर वो कह रहा है जूनागढ़ अभिलेख किसका है। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख एक रुद्रदामन शासक हुआ है, रुद्रदामन शासक इसका है, तो ये मैच इससे कर रहा है। तो यहां पर देख लीजिए 2-1, जो मैच नहीं हो रहा तो यही मिल जाएगा। और ध्यान रखना है, ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है। ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें दोनों का नाम एक साथ आया है। चलो आगे भी डिस्कस कर ही देते हैं। अगर हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का एक सचिव होता था हरिसेन, ये उसका है। देखिए,
अशोक का एक इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मिला है, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं, उसी के ऊपर लिखा गया। एक बार आईएएस हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा कि अशोक के समय इसके राइटर कौन थे, तो देखेंगे आपकी बुक्स में जनरली ये नहीं मिलता है, तो उसका आंसर चापड़ है, और जहांगीर इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया था। चलो, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का है। पुलकेशिन सेकंड का एक दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसका है। तो आंसर ए आ जाता है। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? देखिए, हिस्ट्री का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहास का मतलब होता है ये ऐसा इतिहास है जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो वहां में पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना, रहना पड़ता है। जैसे हम पाषाण काल की बात करते हैं, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण रहा है? तो देखिए, इसका आंसर डी है। एक्चुअली में गर्त का मतलब होते हैं गड्ढे नुमा मकान, गड्ढे नुमा मकान। तो यहाँ के जो लोग हैं, बेसिकली कश्मीर में मिला है, कश्मीर में गर्त निवास। तो यहाँ के लोग अपने मृतकों को जमीन के नीचे दफनाते थे, और उसके साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पुरुष पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1863 फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। और यहाँ एक मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आईएएस 2005 या 6 की बात थी, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूसफुट यानी कौन से पुरातात्विक विद थे जिन्होंने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। और अगले ही नेक्स्ट वीक यूपीपीसीएस का एग्जाम था, तो वहां पर ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा कि कब खोजा गया, तो 1863। एक्चुअली में इन्होंने मद्रास में, साउथ में मद्रास में पल्लवपुरम में पहला पुरातात्विक साक्ष्य खोजा था। वो कह रहा है बुर्जहोम के नवकालीन संविधानों में मनुष्य के साथ किस कुत्ता, अभी मैंने डिस्कस भी कर दिया है। और ध्यान रखना है, मनुष्य ने सबसे पहले जानवरों में कुत्ते को पालतू बनाया था। अगर हम धातु की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉपर यानी तांबे को यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये किस काल में हुई? तो देखिए, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो नवपाषाण काल है। खाद्यान्न प्रॉपर जो शुरू हुई, यही कारण है कि स्टुअर्ट पिगट ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी, है ना। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से टेलीफोनिक हेल्प ले सकते हैं। देखिए, इसका आंसर सी है, बार्ले जो। अब यहाँ 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो देखिए, इसका आंसर पाकिस्तान में एक जगह का नाम है मेहरगढ़, वहां से। अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है कोल्डिवा, ये इलाहाबाद साइड में, वहां से मिले। तो आंसर जो है। रॉबर्ट ब्रूसफुट अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे, ये पुरातात्विक विद है। 13वां, सिंधु सभ्यता संबंधित थी। तो देखिए, ये 20 का आंसर है प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक युग से। देखिए, आदि ऐतिहासिक युग का मतलब क्या होता है? ये इतिहास ऐसा इतिहास होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सका। जैसे सिंधु सभ्यता, तो ये आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आती है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? देखिए, एडिक्ट बिल्कुल नहीं है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए, धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर भी बी होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युगों में से, यानी यहां पर आपको क्या करना है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, ये देखना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं है। फिर कह रहा है बनावली हरियाणा, ये भी ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये भी ठीक है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये इसका आंसर है। क्योंकि राजस्थान से तो केवल एक ही स्थल मिला है और वो है कालीबंगा। फिर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो देखिए, अगर हम राखीगढ़ी की बात करते हैं, कालीबंगा की बात करते हैं और लोथल, ये तीनों कहाँ हैं इंडिया में? तो इसका आंसर चौहंदुडो है। ये वही चौहंदुडो है, ये वही चौहंदुडो है जो 1931 में एनजी मजुमदार ने जिसकी खुदाई कराई थी।
17वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी? यहां भी आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन फिर मैं आपकी इसको क्लियर कर देता हूं। अगर हम स्टुअर्ट पिगट की बात करते हैं, सॉरी, अगर हम गार्डन चाइल्ड की बात करते हैं, तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी। अगर हम यहां कह रहा है नगरीय क्रांति, अगर नगरीय क्रांति की बात करते हैं तो आंसर सी है, सी यानी जॉन मार्शल। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 18 लेकर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल कौन सा है? तो देखिए, जो 4 स्थल दिए गए हैं, इन चारों में ही सबसे बड़ा देखना है हमें। तो इनमें सबसे जो बड़ा स्थल है वो है डी, यानी राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, तो तांबे के एविडेंस सिंधु सभ्यता से मिले हैं। इसके साथ साथ सोने के भी मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। देखिए, लोहे की जो शुरुआत होती है, शुरुआत तो 1000 बीसी जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, वहां से कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया में इसके हमें एविडेंस मिले। और जो दूसरी नगरीय क्रांति आती है 600 बीसी में, जिसे हम बुद्धकाल के समय कहते हैं, उसके लिए उत्तरदायी लोहा ही था, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं, ये राजस्थान कालीबंगा से हमें मिले थे, और कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले, और भी कई स्थल मिले। जो सिंधु सभ्यता का जो पहला लेक्चर मैंने लिया, उसमें ये दिया भी है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया था? देखिए, इसका आंसर मोहनजोदड़ो है, और यहां से पुरोहितों की बस्ती भी मिली। यहां लोगों का यह भी मानना है कि ये लोग धार्मिक पर्वों पर यहां स्नान करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 में भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? अब हमें इनमें छांटना है, तो यहां पर 22 का ए धोलावीरा है। देखिए, धोलावीरा पे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल ऐसा है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यानी भिन्न है, तो वो धोलावीरा है। चूंकि सिंधु सभ्यता के सभी स्थल 2 भागों में बटे थे, लेकिन धोलावीरा मात्र एक ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी? तो इसका नाम आता है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, देखिए स्टुअर्ट पिगट जो है, सिंधु सभ्यता में एक जगह इसका नाम और भी आता है, यानी स्टुअर्ट पिगट कहते हैं कि सिंधावासी पहले लोग थे जिन्होंने गेहूं को उगाया था, है ना। जबकि ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कपास को उगाया था। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि इंडिया का ओरिजिनल प्लांट क्या है? कपास। और यूनान के लोगों ने कपास को सिंडोन नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? देखिए, अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड है, यानी ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल में जो जाति थी, जाति प्रथा, वो कर्ममूलक थी। कर्ममूलक, यानी ऋग वेद में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और माता आटा पीसने वाली चक्की चलाती है, अर्थात सबके व्यवसाय अलग अलग हैं लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं। तो वहां पर ऋग्वेद में वर्ण का अर्थ रंग से है, न कि जाति से। तो देखिए, इसका आंसर ए है। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था जनमूलक हो जाती है और समाज 4 भागों में बट जाता है। 25, वैदिक नदी अस्कनी। देखिए, अस्कनी नदी एक्चुअली में वेदों की जो भाषा वो संस्कृत थी, और ऋग वेद में कुछ नदियों के नाम आए हैं संस्कृत में, यानी उन्हें हिंदी में किस नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये है। यानी ऋग वेद में जिन नदियों के नाम आए हैं, इसका मतलब ऋग वैदिक काल के आर्य उन नदियों से परिचित थे, और जहां जहां तक ये नदियां फैली थी वहीं तक वैदिक काल के आर्य फैले थे। तो देखिए, अस्कनी का मतलब होता है चेनाब। चेनाब, अस्कनी चेनाब के लिए यूज किया जाता है। व्यास के लिए तो विपाशा, व्यास। रावी को हम पुरुषनी कहते हैं, और इसे झेलम इसे हम वितस्ता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी, चेनाब। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो देखिए, इसका नाम आंसर है विनय पिटक। एक्चुअली में पिटक का मतलब होता है टोकरी, और बौद्ध धर्म में एक वर्ड यूज होता है त्रिपिटक, यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, विनय पिटक और सुत्त पिटक पहली बौद्ध संगति में लिखे गए थे,
और अभिधम पिटक जो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई थी उसमें लिखा गया। तो ये विनय पिटक है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया था? तो देखिए, पहली बौद्ध संघ अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी एक नागवंश का शासक था कालाशोक, उसने कराई, और कालाशोक को काकवण भी कहते हैं, इसका आंसर है। तीसरी अशोक ने कराई थी और चौथी कनिष्क ने कराई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? देखिए स्टूडेंट्स, स्तूप इसका पहली बार नाम ऋग्वेद में आया है, और ऋग्वेद में सूर्य को हिरण्य स्तूप की संज्ञा दी गई है। जबकि स्तूप, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप बनाई गई है ना। तो शारीरिक स्तूप, सांकेतिक स्तूप, पूजार्थक स्तूप आदि आदि। सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, ये किसने कहा? देखिए एक्चुअली में सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, और वैदिक काल के लोगों को हम आर्य कहते हैं। तो आर्यों का मुख्य देवता इंद्र था, और इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर यानी पुरों को, किलों को तोड़ने वाला, है ना। तो ये दो इतिहासकार हैं, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। ये दोनों कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, अर्थात पुरंदर ने आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता को ध्वस्त कर दिया। और इसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है, क्योंकि वहां पर कुछ नरकंकाल तीतर बीतर स्थिति में बिखरे मिले। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को हम मर्तकों का टीला भी कहते हैं। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, ये जो जैन धर्म है इसका पार्टीशन हुआ और ये दो भागों में बटा। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। देखिए, श्वेतांबर जिसका श्वेत है अंबर, जो वस्त्र पहनने लगे, जबकि दिगंबर के लोग नग्न रहते थे महावीर स्वामी की तरह। तो श्वेतांबर जो है ये परिवर्तित रूप है, दिगंबर वास्तविक रूप है। तो श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर। तो स्थूलभद्र इसके पहले अध्यक्ष थे। आपको याद कैसे करना है? एस का 3, एक एस से श्वेतांबर, दूसरे से सफेद वस्त्र और तीसरे से स्थूलभद्र, तीनों से हैं, और भद्रबाहु ये दिगंबर के थे। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैं आपको बताना चाहूंगा मखलीपुत्र गोसाल हैं, और थोड़ा सा डिस्कस भी कर देता हूं। ये आजीवक जो संप्रदाय है ये जैन धर्म से निकला था। और आप याद कीजिए, जो बिंदुसार है, बौद्ध बिंदुसार मौर्यों में देखते हैं तो वो आजीवक धर्म को मानता था, और पूछता है कि आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। नैनार, देखिए जो ये शैव हैं, और दक्षिण भारत में ये जो शैव होते थे उनकी एक शाखा थी जिसे हम नायनार कहते हैं। फिर वो कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखिए, सिकंदर का जब 326 बीसी में आक्रमण हुआ, उसके आक्रमण का उद्देश्य पोरस के अंगिष्ठ अंभी ने सिकंदर को बुलाया था। तो सिकंदर को 3 साल भारत में हो गए, और सिकंदर ने छोटे बड़े कई युद्ध लड़े, लेकिन सिकंदर की सेना ने 323 में बीसी में व्यास नदी से आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। तो उस समय नंदवंश का शासक घनानंद होता था, नंदों का शासन था, और सिकंदर भारत से वापस लौटने लगा। तो बेबीलोन के रेगिस्तान में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सांची का स्तूप, देखिए सांची का स्तूप अशोक, इसका आंसर है डी। फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, सातवाहन किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो लिखा गया थोड़ा सा वैसे यहाँ पूछना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सार्थ किसे कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मौर्य काल में जो व्यापारी होते थे, ये व्यापारी एक समूह में चलते थे, और उस समूह को हम सार्थ कहते थे, और उसके अध्यक्ष को सार्थवाह कहते थे। लेकिन यहाँ को दिया नहीं है, तो यहाँ पर व्यापारियों का जो समूह है, काफिला, उसी के लिए प्रॉपर यहाँ आंसर सार्थवाह आएगा। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा वसूला जाता था? एक्चुअली में मौर्य काल में जो ये भूमि ये दो प्रकार की होती थी। एक सरकारी भूमि होती थी, सरकारी भूमि, और एक निजी भूमि होती थी। सरकारी भूमि पर जो खेती करते थे, दास हैं, शूद्र आदि, ये लोग खेती करते थे, और यहाँ पर लोगों की निजी भूमि होती थी, उन्हें हम स्ववीर्योपजीवी कहते थे। तो सरकारी भूमि से जो भू राजस्व आता था, टैक्स आता था, इसे सीता कहते थे, ये 1/4 था। और निजी भूमि से जो टैक्स आता था, इसे हम भाग कहते थे, जो 1/6 था। लेकिन जो भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था, उसे हम सीताध्यक्ष कहते थे।
नेक्स्ट लेकर चलते हैं, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। देखिए ये जो सातवाहन है, सातवाहन, इन्हें हम आंध्र भ्रात्य भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने आंध्र प्रदेश तक शासन किया और आंध्र प्रदेश दक्षिण में है तो इसलिए इन्हें हम दक्षिणाधिपति भी कहते हैं। तो इनकी जो राजधानी थी, प्रॉपर तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान है, लेकिन प्रतिष्ठान इसमें कहीं नया दिया नहीं, तो यहां पर इसका आंसर आएगा ए, अमरावती। क्वेश्चन नंबर 38, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला और शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे हम गांधार शैली कहते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। भारत के अंदर जो मूर्तियां बनाई गई वो दो शैली में बनाई गई। एक शैली थी मथुरा शैली, और सबसे पहले मथुरा शैली में ही मूर्तियां बनी। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की मूर्तियां बनी। लेकिन जो कनिष्क है, कनिष्क ने गांधार शैली चलाई। गांधार शैली का मतलब इसका विषय जो बुद्ध है, विषय भारतीय है लेकिन बनाने का जो तरीका है उस पर प्रभाव यूनानी है, गांधार शैली। और गांधार शैली में केवल बुद्ध की मूर्तियां बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अश्वघोष किसका समकालीन था? देखिए अश्वघोष जो है बेसिकली कनिष्क का था। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, चूंकि आप मेंस एग्जाम दे रहे हैं, सब लोगों के कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर ही होंगे, तो मुझे कोरिलेट करने में मुझे नहीं लगता कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे कि आपको कोई तकलीफ हो रही होगी। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र से 3 चीज लेकर आया था। एक बुद्ध का भिक्षा पात्र लाया था, एक अद्भुत मुर्गा लाया था, और एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष को लाया था। इसने सारीपुत्र और सौंदानंद पुस्तक लिखी। ये वही अश्वघोष है जो कनिष्क के समय जब चौथी बौद्ध संगति हुई उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर वो कह रहा है शक विजेता किसे माना जाता है? देखिए शकों को विजेता जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड भी है, और चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रूपक कहते हैं। नेक्स्ट, कालिदास किसके शासनकाल में था? एक्चुअली में कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, ये चंद्रगुप्त जो सेकंड है जिसे विक्रमादित्य कहते हैं उसके नवरत्नों में से एक है। मोखरी शासकों की राजधानी कहां थी? एक्चुअली में देखिए स्टूडेंट्स, ये थानेश्वर हरियाणा में है, और यहां पर वर्धन वंश होता था, यानी प्रभाकर वर्धन, उसका बेटा राज्यवर्धन जिसकी हत्या हो गई थी, फिर हर्षवर्धन। अगर हम कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज में मोखरी वंश का शासन था और यहां का एक शासक था ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा का जो विवाह था हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से हुआ था। तो देखिए जो मोखरी शासक हैं उनकी राजधानी कन्नौज, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट लेकर चलेंगे, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में जानकारी देता है? देखिए इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ लेख है, प्रॉपर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इलाहाबाद कौशाम्बी। ये कौशाम्बी में था अशोक के समय, और अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम कारुवाकी था, कारुवाकी। तो इस अभिलेख में वो जो दान करती है उसका उल्लेख है, तो इसलिए उसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो अशोक के समय जो इसके राइटर हुए उनका नाम चापड़ था। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, राइटर का नाम चापड़ है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के समय उसके सचिव हरिसेन ने इस पे लिखा, और जहांगीर इसे इलाहाबाद में शिफ्ट किया था। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से किसके बारे में मिलता है, वो है समुद्रगुप्त। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखिए इसका नाम धर्मपाल है। ये वही धर्मपाल शासक है पालों में जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया था। देखिए गोरी के साथ एक गुलाम गोरी का इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी था जिसने बंगाल और बिहार को जीता था, और उसी ने इस बौद्ध यूनिवर्सिटी के साथ तोड़फोड़ की थी। देखिए नागर, द्रविड़ और वेशर क्या है? ये भारत के अंदर जो मूर्ति कला है, मंदिर मूर्ति कला, ये उसकी विशेषता है। तो देखिए उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे और दक्षिण में द्रविड़ शैली के होते थे, नॉर्थ में नागर शैली के होते थे, और बीच में वेसर शैली के होते थे। तो भारतीय, तो इसका आंसर सी होगा। सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर सी कंबोडिया है। देखिए किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए स्टूडेंट्स, ये आंसर ए है, राष्ट्रकूट। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता किस तरीके से है? तो एलोरा जो महाराष्ट्र में है, वहां के कैलाश मंदिर का निर्माण जो किया वो राष्ट्रकूट शासक ने किया,
और इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये पर्वतीय बाधा के कारण विपरीत दिशा में इसका मुंह है। देखिए मनुस्मृति, देखिए पहले भी आया था एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ डिफरेंट तरीके से दिया गया। मनुस्मृति कानून से संबंधित पुस्तक है जो सुंग काल में लिखी गई। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा विष्णु बौद्ध भिक्षु के संवाद के बारे में बताती है। तो ये नागसेन है। एक्चुअली में इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मौर्योत्तर काल में जो भारत पे पहला विदेशी आक्रमण हुआ वो हिंद यवनों ने किया था। तो एक हिंद यवन शासक मेनांडर होता था, वो अपने धर्म की तारीफ कर रहा था। तो उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान नागसेन से हुई। ये बौद्ध धर्म की तारीफ कर रहा था, दोनों के बीच डिस्कशन हुआ और नागसेन ने मेनांडर को पराजित कर दिया। तो मेनांडर नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसकी जानकारी हमें नागसेन अपनी पुस्तक मिलिंद पन्नो में देता है। तो देखिए ये जो मेनांडर है, राजा मिलिंद लिखा है, वैसे मेनांडर है ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर बना। और यहां एक ऐसा क्वेश्चन आपके साथ प्लस कर देता हूं मैं, इसके सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा है। धर्म चक्र परिवर्तन शब्द लिखा है, अर्थात धर्म रूपी पहिए का चलना। इसका मतलब ये बौद्ध धर्म को मानता है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तोलकाप्पम का युद्ध। देखिए दक्षिण भारत में एक्चुअली में एंसेंट हिस्ट्री में शुरुआत में ही हम देखते हैं कि संगम काल एक टॉपिक आता है, उसमें चोल पांड्यचेर को स्टडी करते हैं। लेकिन उनका जब वहां चोलों का पतन हो जाता है तो 8वीं शताब्दी के आसपास विजयालय पुनः चोलों का द्वितीय संस्थापक बनकर आता है। तो देखिए उनका दक्षिण में ही चोल हैं और दक्षिण में ही राष्ट्रकूट हैं। तो इनके बीच जो एक युद्ध हुआ था उसे हम तोलकाप्पम का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रतिष्ठित इतिहासकार अलबरूनी है। देखिए जो अलबरूनी गजनवी के दरबार में विशेष तौर से 3 विद्वान रहते थे। एक अलबरूनी है जिसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद पुस्तक लिखी, जिसका इंग्लिश में सचाऊ ने ट्रांसलेट किया था। एक उतबी है जिसने किताबुल यामिनी लिखी, ये भी अरबी में है। और एक नाम आता है यहां पर फिरदौसी का शाहनामा, वो भी इसी के दरबार में रहता था, लेकिन वो फारसी में है। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया था? देखिए वृद्धेश्वर एक चोलों का शासक है जिसका नाम राजराज फर्स्ट है। इसने राजराज फर्स्ट ने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और यह भारत का द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा मंदिर है। लेकिन वृद्धेश्वर मंदिर 2 हैं, एक इसने बनाया और एक इसका जो बेटा राजेंद्र फर्स्ट है, एक उसने भी वृद्धेश्वर मंदिर बनाया। लेकिन उसने गंगैकोंड चोलपुरम एक नगर बसाया था, वहां बनाया था और गंगैकोंड चोल उसकी उपाधि भी थी। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर, क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए चोलों की संगम काल में उरैयूर या उरगपुर एक राजधानी भी थी और यह वस्त्र उद्योग के लिए फेमस थी और इस वस्त्र उद्योग में स्त्रियां काम करती थी। तो यहां पर देखिए ऐसा तो कुछ नहीं दिया है वस्त्र का, लेकिन कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केस तो इसका आंसर कपास होगा। क्वेश्चन नंबर 54, शिल्पादिगारम का लेखक कौन था? एक्चुअली में शिल्पादिगारम ये जो संगम काल है उसके कुछ महाकाव्य हैं, जैसे शिल्पादिगारम, और इसके लेखक इलांगो आदिगल हैं। इलांगो आदिगल, और इस ग्रंथ को हम नुपुर की कहानी भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, नुपुर की कहानी भी कहते हैं कि कहानी। एक दूसरा ग्रंथ आपने और सुना होगा, मणिमेखले, जिसके राइटर शीतल सल्लार है, और एक जीवक चिंतामणि है जिसके जैन लेखक तिरुत्तक देवर हैं। माफी चाहता हूं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, कहीं मैं एक ही क्वेश्चन को कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं खोल रहा हूं। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होगी प्लीज मुझे टेलीफोनिक भी आप बता सकते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री का आएगा बेचारा, तो मैं उसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना पूछा गया है। आप प्लीज कमेंट के माध्यम से, टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप सजेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे? देखिए पुलकेशिन चालुक्य शासक है पुलकेशिन सेकंड, इसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था, है ना। इसने ऐहोल अभिलेख भी इसकी जानकारी देता है। देखिए नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था, इसकी जानकारी भी
हमें रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से मिलती है। तो पुलकेशिन सेकंड है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? एक नाम आता है भीम सेकंड। कई स्थानों पर मूलराज सेकंड भी आता है। जनरली हम देखते हैं कि गोरी को भारत में कितनी बार पराजित किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हुआ, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, लेकिन वो गलत हो जाता है। ध्यान रखिए, एक्चुअली में 1178 में कासहद के मैदान में इस भीम सेकंड ने गोरी को करारी हार दी थी। तो गोरी को सबसे पहले इसी ने पराजित किया। इसकी विधवा मां है नायिका देवी, वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और भीम सेकंड अल्पायु था उस समय। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार को विजय किया था? अभी मैंने बताया भी था आपको, अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी। इसका आंसर सी है, पहले डिस्कस कर चुका हूं। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। अब गुलामों का गुलाम, इसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में क्या है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर में पूछा जा चुका है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। अब देखिए, इल्तुतमिश को क्यों कहते हैं। एक्चुअली में जो गोरी है, गोरी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक। और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। तो ये इसका ये गुलाम, इसका ये गुलाम, तो गुलामों का गुलाम है। एक्चुअली में 1206 में पश्चिमोत्तर प्रांत में जब गोरी शाम के समय की नमाज पढ़ रहा था तो खोखरों ने गोरी का कत्ल कर दिया और ऐबक सल्तनत का पहला शासक बना। लेकिन इसे पहला सुल्तान नहीं कह सकते। क्यों? चूंकि गोरी की हत्या हो गई और गोरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त नहीं किया था। तो ऐबक जब गद्दी पर बैठ रहा है उस समय भी ये गुलाम है, और एक गुलाम लीगली सुल्तान नहीं बन सकता। और यही कारण है कि ऐबक ने कोई सिक्का भी नहीं चलाया था। लेकिन ये जो शासक हैं, जिस विद्वान को प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं, वो विद्वान उनके संरक्षण में बहुत कुछ लिख जाते हैं। एक नाम आता है हसन निजामी, उसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। वो कहता है कि दिरहम नाम का सिक्का ऐबक ने चलाया था, लेकिन रॉन्ग है। देखिए, जब गोरी खुद के मैदान में एक युद्ध लड़ रहा था तो इल्तुतमिश से प्रभावित हुआ और इल्तुतमिश ऐबक को कहा कि इसे दास्ता से मुक्त किया जाए, तो ये दास्ता से मुक्त था। तो जब ये गद्दी पर बैठा उस समय दास नहीं था। तो यही रीजन है कि सल्तनत का जो पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक वो इल्तुतमिश है, और इसी ने पहली बार यहाँ पर एक टकसाल विभाग बनाया था। आपने सुना भी होगा कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 लेकर चलते हैं। 59, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए, इसको एक डायग्राम लेकर चलता हूं मैं। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये साम्राज्यवादी है। इसने उत्तर भारत में जो नीति अपनाई वो डिफरेंट थी। उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना और अपने राज्य में विलय करना था। उत्तर भारत में उस समय देखिए, यहां गुजरात अभियान किया था उसने, गुजरात अभियान। कर्णदेव बघेला याद किया हो, शासक था। चित्तौड़ अभियान किया, राणा रतन सिंह था, है ना। रणथंबोर अभियान किया, हम्बीर देव था। और उत्तर में ही मालवा में महलक देव था और जालोर में कन्नड़ देव था। लेकिन दक्षिण भारत का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं, बल्कि दक्षिण भारत को लूटना और उनसे अधीनता स्वीकार करानी थी। यहां देवगिरी थी, देवगिरी, और देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, रामचंद्र देव। ये वही रामचंद्र देव है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने राया की उपाधि दी थी। तो देखिए, वो कह रहा है कि देवगिरी, तो आंसर क्या है? रामचंद्र देव। ठीक, प्रताप रुद्रदेव तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये तो तेलंगाना का शासक है उस समय। मलिक काफूर तो दक्षिण का इसका एक सेनापति था, और राणा रतन सिंह चित्तौड़ का था। तो आंसर क्या होगा? ए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने इसका विरोध किया था? एक्चुअली में जो अलाउद्दीन खिलजी है, अपनी पूर्व सफलताओं के कारण ये घमंडी हो गया और उसने गद्दी पर बैठते ही दो घोषणा की। पहली घोषणा कि मैं विश्व को जीतूंगा, और यही कारण था जैसे सिकंदर ने विश्व जीता बनने की कोशिश की थी, तो इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी लिखवाना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा जो स्टेप था, इसने नया धर्म चलाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उलेमाओं के कहने पर इसने दोनों निर्णय त्याग दिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की फिर भी ये विशेषता थी कि उसने राज्य को ऊपर रखा, धर्म को नीचे। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति में उलेमाओं का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी तो ये भी कहता है उलेमाओं से कि मेरी मृत्यु के दिन सरा मुझे क्या सजा देगा, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं तो वही काम करूंगा जो राज्य के हित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई? इसका आंसर भी अलाउद्दीन खिलजी है। देखिए स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ विश्व विजेता बनने के सपने देख रहा था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह होने लगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने विश्वसनीय अमीरों की, अमीर से तात्पर्य है ब्यूरोक्रेट से है, उनकी एक सभा बुलाई और यहाँ विद्रोह के कारण खोजे गए। तो 4 कारण थे, लेकिन उसमें जो लास्ट कारण था वो ये था कि लोग धनी हो गए थे। धनी होने के कारण लोग विद्रोह करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन लोगों को दरिद्र बनाने के लिए कई काम किए, जैसे भू राजस्व 50% कर दिया। सल्तनत पूरे भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिसने 50% लिया। इसके अलावा घरई और चराई 2 अन्य कर लगाए और दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीन लिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिर वो कह रहा है हर्ब ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? देखिए इसका आंसर बच्चों ये है फिरोज शाह तुगलक। एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो नहरें खुदवाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने खुदवाई थी और उसके बाद फिरोज तुगलक ने खुदवाई। तो फिरोज तुगलक ने उलेमाओं के कहने पर हर्ब ए सर्ब एक इरिगेशन टैक्स यानी सिंचाई कर लगाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट भी आने ही वाला है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो देखिए इसका आंसर खान है। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्चुअली में क्या होता था, यहां पर डेसिबल सिस्टम था, दशमलव प्रणाली थी। तो कैसे होता था, अगर आप आईएएस मेंस हिस्ट्री से लिखते तो आपको सब कुछ ये देना भी पड़ता था। एक्चुअली में 10 सिपाही होते थे और 10 सिपाहियों के ऊपर एक सर ए खैल अधिकारी होता था। 10 सर ए खैल होते थे तो इसके ऊपर एक सिपे सालार होता था, सिपे सालार होता था। 10 सिपे सालार होते थे तो इसके ऊपर एक मलिक होता था, मलिक। 10 मलिक होते थे तो 10 मलिक के ऊपर एक अमीर होता था, अमीर होता था। 10 अमीर होते थे तो 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था, मलिक होता था। 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था, खान होता था और सभी खान के ऊपर सुल्तान होता था। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेना का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है या प्रधान सेनापति, तो सुल्तान है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, यहां सुल्तान नाम नहीं दिया गया है ना, यहां अधिकारी पूछा है तो अधिकारी में यहां पर सुल्तान के बाद खान का नाम आता है। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम किताबुल हिंद अलबरूनी। अभी मैं बता दूं आपको, पहले भी डिस्कस किया मैंने, अलबरूनी इसका इंग्लिश ट्रांसलेट सचाऊ ने किया था। यह क्वेश्चन आईएएस 2005 में पूछा जा चुका है ऑप्शनल हिस्ट्री में, और पिछले साल नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया अगर आपने पास्ट पेपर को स्टडी किया हो तो। फिर देखते हैं निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? स्टूडेंट्स देखिए एक तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं फारसी। तो इनको याद करने की एक टेक्निक मैं बताता हूं। उर्दू भाषा में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई। अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में तुर्की में केवल एक ही पुस्तक है, वो है बाबरनामा, जो बाबर की ऑटोग्राफी है। अगर हम अरबी की बात करते हैं तो अरबी में 4-5 पुस्तक लिखी गई हैं, जैसे एक चचनामा है, अरबी आक्रमण की जानकारी देती है। एक किताबुल हिंद है अलबरूनी की, एक किताबुल यामिनी है उतबी की, है ना। तो ये पुस्तक है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है, ध्यान रखना, सल्तनत और मुगलों की। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश इसका आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इसे भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली में हुआ क्या, एक ख्वारिज्म का राजकुमार होता था जलालुद्दीन मांगबरनी। चंगेज खां उसका पीछा कर रहा था तो मांगबरनी भारत की सीमाओं में घुसा, सिंधु नदी तक आया था और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण न देकर चंगेज खां के खतरे को टाल दिया। तो इसे पहला आक्रमण हम नहीं कह सकते। हम भारत पे आक्रमण के उद्देश्य से वो नहीं आया, वो मांगबरनी का पीछा करते हुए आया था। नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चन और हैं। हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहां थी? देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं, भारत में सबसे पहले अरबी आक्रमण हुए, फिर तुर्की हुई। तुर्कियों में गजनवी आया, फिर गोरी आया, फिर अफगानी आए, फिर मुगल आए। तो गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य धन की लूट था, न कि साम्राज्य विस्तार था। तो इसके राज्य को छूने वाला भारत का जो पहला राज्य था गजनवी को जो छूता था वो था पंजाब।
ये जो हमारा पंजाब है, पंजाब ये कुछ पाकिस्तान के पास भी है और ये अफगानिस्तान के काबुल को भी छूता है। तो काबुल, तो पंजाब ओब्लिक काबुल में हिंदू शाही वंश था और हिंदू शाही वंश का एक शासक था जयपाल। जयपाल, तो ये जयपाल ये ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। तो गजनवी के साथ इसका क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की हार हुई और उसने जयपाल की जो राजधानी थी उदभांडपुर इसको लूटा था। तो ये आंसर है 68। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो देखिए इसका आंसर बच्चों जैनुल आब्दीन है। जजिया कर को डिस्कस कर देता हूं। एक्चुअली में भारत में सबसे पहले जजिया कर 712 ईस्वी में जब सिंध प्रांत को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता तो वहां पर उसने जजिया लगाया। जजिया कर को समाप्त करने वाला सबसे पहला शासक जो था, सबसे पहला वो 1564 में अकबर था, सॉरी मुगलों में। लेकिन भारत में सबसे पहले समाप्त करने वाला एक नाम आता है अलाउद्दीन मुजफ्फर बहमन शाह, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अलाउद्दीन मुजफ्फर बहमन शाह। फिर उसके बाद कश्मीर का एक शासक है जैनुल आब्दीन, इसने समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। फिर 64 में अकबर ने समाप्त किया। फिर 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगाया और मोहम्मद शाह रंगीला ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जितना मैंने जजिया कर पे यहाँ पर नाम दिए हैं, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? एक्चुअली में ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, औलिया ये चिश्ती संप्रदाय के हैं और बहुत ही उदारवादी हैं, तो इनको महबूब ए इलाही कहते हैं। महबूब ए इलाही, महबूब का मतलब प्रिय होता है और इलाही का अर्थ ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वर का प्रिय। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी देखिए, दिल्ली में इनकी दरगाह भी है और उनके सम्मान में एक औलिया स्टेशन भी है। इनके एक भांजे हैं पिरान कलियर में, साबिर साहब, उनकी भी मजार है उत्तराखंड रुड़की के पास कलियर में। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। पहले शुरू का एग्जाम जो होते थे वो ऑब्जेक्टिव होते थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर सी है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन, तो इसलिए गुड फ्राइडे मनाते हैं वो। तो स्टूडेंट देखिए, दिल्ली सल्तनत तक मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हम मुगल को लेकर चलेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चलेंगे और उसमें मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को ज़्यादा टारगेट करूँगा। बीच बीच में यूट्यूब पे आपको इस तरीके के जीत आईएएस के सौजन्य से पेपर मिलते रहेंगे। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसमें आप जो भी आपके सजेशन होंगे, किस तरीके से आप लोगों के लिए बेहतर किया जा सकता है, तो कमेंट या टेलीफोनिक आप अपने सजेशन या सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।